ओके, तो हम योगा देख रहे थे। हमने गुड़ योगा पहले स्टार्ट किया था, है ना। यस सर। तो हमने कौन कौन से योगा देख लिए थे शायद। रोचक योगा और अ, योगा और ये पंच महापुरुष में। हाँ, रोचक। भद्र योग भी देख लिया था। हंस योग भी देख लिया था। मालवीय योग भी देख लिया था। सस योग बाकी था। यस सर। यस सर। मलावी योग तो देखा था, हाँ जी, सानिया मिर्जा की उसके बाद। ओके, तो सस योग कब बनेगा? जब शनि है वो पहले केंद्र के हाउस में हो, साथ में अपनी ही राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। ओके, तब ये सश योग बनेगा। ओके, तो ऐसे लोगों की अट्रैक्टिव फिजिक्स होती है, फिजिक होता है। बहुत सर्वेंट होते हैं, फैक्ट्री होती है, और प्रॉस्परस एंड वेल्दी लाइफ होती है। कैरियर उनकी बहुत अच्छी होती है, विदाउट एनी स्ट्रगल। अच्छी हेल्थ होती है। मोरल वैल्यू बहुत होती है ऐसे लोगों की। और नेटिव के पास पावर और पोजीशन होती है। मालूम है, कोई भी गुड योगा तभी तभी फलीभूत होगा जब उसका पहला घर अच्छा हो। ओके, क्योंकि पहला घर क्या है? हम खुद है। ओके, तो अगर पहला मतलब हम खुद ही अगर स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी योगा इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए पहला घर और पहले घर का स्वामी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो किसकी कुंडली में ये योगा था? यूएसए के प्रेसिडेंट जेमी कार्टर एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थाचर। पंच महापुरुष योग कब कब कैंसल हो जाएगा? ओके, तो देखते हैं। तो जिस प्लैनेट की वजह से जो योगा बन रहा है, वो अगर राहु केतु या शनि की नजर में आ जाए, तो वो फिर योगा है वो कैंसल हो जाएगा। उसके अलावा अगर ये जिस प्लैनेट की वजह से जो योगा बन रहा है वो राहु केतु या शनि के साथ बैठ जाए, तो भी ये योगा है वो नलीफाई हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब हर रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालवीय योग, सस योग, ये सारे योग है वो किसी न किसी एक रीजन से, कुछ ना कुछ रीजन से ये भी कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि रोचक योग है वो कब कैंसिल होगा? अगर शनि है वो मंगल के साथ बैठ जाए, या शनि की दृष्टि मंगल पे ऊपर हो, तो रोचक योग है वो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह भद्र योग कब कैंसिल होगा? अगर गुरु की दृष्टि बुध पे पड़ जाए, या बुध और बुध के साथ जुपिटर बैठ जाए।
ओके, तो भद्रा योग है वो कैंसिल हो जाएगा। हंस योग कब कैंसिल होगा? हंस योग बहुत ही अजीब तरह से कैंसिल हो सकता है अगर मून और मार्स दोनों साथ में हो, या मार्स है वो मून को देख रहा हो, तो हंस योग है वो कैंसिल हो जाएगा। मालवीय योग कब कैंसिल होगा? अगर जुपिटर और सैटर्न दोनों साथ में हो, या शनि की गुरु पर दृष्टि हो, तो मालवीय योग है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है सच योग। तो सच योग कब कैंसिल होगा? जब वीनस एंड मर्क्यूरी साथ में बैठ जाए, या मर्क्यूरी की दृष्टि वीनस पे आ जाए, तो सच योग है वो कैंसिल हो सकता है। सर जिसके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा नहीं है तो फिर कैसे गिनना है उसको, कैसे एसेस करते हैं उसको? आगे देखेंगे। अभी इट इज वेरी अर्ली उसके लिए। उसके बाद है गज केसरी योग। तो गज मतलब क्या है? हाथी। और केसरी मतलब क्या है? लायन। मतलब कि जिसके अंदर हाथी और लायन, लायन जितना बल भी हो, और हाथी जितनी शांति भी हो। हाथी है वो बहुत शांत होता है। ओके, ऐसे लोगों, तो गज केसरी योग जिसके पास होता है वो लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही शांत भी होते हैं और बहुत बलशाली भी होते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली और बलशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं। ओके, किसी ना किसी तरह से उनके पास पावर होता है, या फिजिकली, मेंटली, या पोजीशन का पावर उस तरह से, या पैसों का पावर, किसी भी तरह का पावर हो सकता है उनके पास। पर उसका इनको वो नहीं होता है, क्या है, अभिमान नहीं होता है, क्योंकि हाथी जैसी शांति होती है। तो ये कब बनता है? तो गुरु और चंद्र एक दूसरे से, दोनों के बीच में 1, 4, 7 और 10 घर का, 10वें घर का अगर डिफरेंस हो दोनों के बीच, ओके, तो ये योगा बनता है। या फिर हम ऐसे कहें कि अगर गुरु है वो चंद्र से पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में बैठ जाए। ओके, ये रहा। दिस मीन्स दैट फ्रॉम द मून, Jupiter should be situated in any one of the Kendra house, that is 1, 4, 7, 10। ओके, किसी भी एक घर में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि ये कुंडली में मून यहाँ है, तो हमें इसको पहला घर मान के हमें यहाँ देखना है। तो ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। मतलब मून, ऑलवेज याद रखना कि जब भी घर घर की हम गिनती करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ओके, मतलब कि मून से कौन से घर में है? जुपिटर 12वें घर में। पर हमारी कंडीशन क्या है? 1, 4, 7, 10। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुंडली में गज केसरी योग बन नहीं रहा है। ओके, चलो यहाँ चेक करते हैं कि शायद यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ मून है, तो यहाँ से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वें घर में है, तो मतलब कि यहाँ भी नहीं बन रहा है। तो जुपिटर क्या कहाँ होना चाहिए? या तो मून से अगर मैं पहला घर यहाँ से गिनूं, तो या तो ये घर में होना चाहिए, या चौथा घर ये बनेगा। 1, 2, 3, 4, या ये घर में होना चाहिए, पांचवा, छठवा, सातवां, या फिर ये घर में होना चाहिए, 8, 9, 10, या फिर ये घर में होना चाहिए। आया समझ में? यस सर, आ गया।
तो मैग्नेटिक एक्चुअल इंटेलेक्चुअल ऑरा होता है और अट्रैक्टिवनेस होती है, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, प्यार मिलता है और रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। ओके। प्रॉस्पेरिटी होती है, क्यों है, मून है वो माइंड है, और जुपिटर है वो अल्टीमेट नॉलेज है। ओके। सर इसीलिए मून के हाउस में जुपिटर जो है वो उच्च का होता है। क्या? हाँ, सर मून। मून की राशि में होता है जुपिटर। नेटिव का माइंड है वो बहुत एडवांस होता है, फुल ऑफ विजडम, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज एंड बहुत ही, इनकी सोच है वो बहुत आगे होता है, नॉर्मल ह्यूमन से बहुत आगे होती है। ऐसे लोगों को पर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने से ही कुछ उनको अच्छा ब्लेसिंग मिलती है। ओके। तो भगवान राम की कुंडली में ये योगा था। सबसे खास बात है इस योग की कि ऐसे लोग किसी भी कंडीशन में वो कहते हैं ना कि गुस्सा नहीं आता है इनको, बहुत बहुत। सर अगर साथ अब मैलिफिक प्लैनेट्स हों हाँ तब तो भी ये होता है योग। नहीं, फिर मतलब ये तो कॉमन कॉमन रूल हो गया। कॉमन रूल हो गया कि जिस प्लेनेट की वजह से जो योगा बन रहा है, अगर उस पे जी। मैलेफिक प्लेनेट जुड़ जाए या उसकी दृष्टि पड़ जाए तो वो योगा बिगड़ेगा। सही। ओके। यहाँ तक कि कोई प्लेनेट अगर उच्च का है या अपनी राशि में है, अगर उस प्लेनेट पे भी अगर कोई पूरे मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि हो जाए तो वो भी वीक हो जाएगा अपनी राशि में होने, क्योंकि कोई भी प्लेनेट है वो अपनी राशि में तो अच्छा माना जाएगा ना, अपनी राशि में और अपनी उच्च राशि में, बट वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद है लक्ष्मी योगा। लक्ष्मी योगा इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस राज योगा। तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ही वेल्थ होती है। तो कब बनता है लक्ष्मी योगा? नौवे घर का स्वामी जब केंद्र में या त्रिकोण के घर में बैठ जाए, और साथ में अपनी अ, अपनी उच्च राशि में या अपनी राशि में भी होना चाहिए। ओके। तो इतनी कंडीशन है, पहले तो वो नौवे घर का स्वामी होना चाहिए, केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, और ऊपर से अपने राशि में या अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। और ऊपर से और एक कंडीशन है कि नौवे घर के स्वामी पे जुपिटर, विनस या मून या मर्क्यूरी की दृष्टि भी होनी चाहिए, बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि भी होनी चाहिए, तब ये लक्ष्मी योग है वो बनेगा। तो मतलब कि ये योग बनना बहुत ही मुश्किल है। सर अगर प्लैनेट ही मून हो तो? हाँ, तो प्लैनेट मून हो तो क्या है ना, जुपिटर, कोई भी हो सकता है, मर्क्यूरी हो तो ये तीनों में से किसी की दृष्टि चलेगी, जुपिटर हो तो विनस, मून या मर्क्यूरी की चलेगी दृष्टि। नहीं सर, मैं कह रही हूँ अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो है मून हो और वो केंद्र में जाके बैठ जाए। हाँ, केंद्र में जाके बैठना है, पर वो अपनी राशि में या अपनी एग्जॉल्टेड राशि में भी होना चाहिए फिर। सही। ओके। ऐसा है। तो मतलब कि ये बहुत ही रेयर योगा है। उसके बाद है महालक्ष्मी योगा। तो इसमें भी वेल्थ बहुत होती है, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी होती है। माता लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ओके। ओके, ऐसे लोग वेल्थी बनते हैं, मिलियनियर या मल्टी मिलियनियर बनते हैं।
अब देखते हैं कि ये भी बहुत मुश्किल है ये योगा। ओके, तो लग्नेश और द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस। लग्नेश मतलब क्या? लग्नेश मतलब पहले घर के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। सिट्स इन द फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। ओके, तो पहले घर का स्वामी या तो पांचवें या नौवें घर में होना चाहिए, फिर साथ में दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में होना चाहिए, तभी ये योग बनता है। एडिशनली दूसरे घर पे कोई बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि भी होनी चाहिए, जैसे मर्क्यूरी, विनस, मून या जुपिटर, तब ये महालक्ष्मी योग बनता है। मतलब कि ये भी वेरी रेयर, बहुत ही रेयर है। उसके बाद है नव लक्ष्मी योग। तो ये जो भी लक्ष्मी योग है वो सब रेयर योगा है। ये भी बहुत ही मुश्किल से बनता है, नव लक्ष्मी योग है। 11वें घर का स्वामी केंद्र के हाउस में बैठ जाए, मतलब कि 11वें घर का स्वामी केंद्र के हाउस में होना चाहिए। उसके बाद है 11वें घर का जो स्वामी है वो अपने ही घर को देखना चाहिए। ओके, मतलब यहां से या तो ये चारों में से किसी एक घर में बैठ के अपने ही घर को देखना चाहिए। समझ रहे हो? एंड द नाइन्थ हाउस लॉर्ड शुड बी सिचुएटेड इन द नाइन्थ हाउस इटसेल्फ। और 9वें घर का स्वामी है वो 9वें घर में ही होना चाहिए। तो इट इज वेरी रेयर कोर्स, सॉरी वेरी रेयर योगा है। योगा, जी सर। वाइल द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस शुड बी इन द 11th हाउस। और पहले घर का स्वामी भी 11th में होना चाहिए। हाँ, दिस क्रिएट द मोस्ट ऑस्पिशियस महान योग कोल्ड नव लक्ष्मी योग। ओके, तो ये तो बहुत ही रेयर योग है। सर ये तमाम ऑप्शंस होने चाहिए फिर ये योग एक्टिव होगा। हाँ, यही तो है कि ये सारी चारों के चारों कंडीशनें होनी चाहिए तब जी होगा, मतलब। कंडीशन, हाँ जी, अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो योग नहीं होगा। हाँ, मतलब कि ये योगा बहुत ही सबसे रेयर कोर्स, रेयर योगा है वो यही है। उसके बाद है, हाँ, तो ये योग में भी क्या होता है, बहुत वेल्दी वेल्दी होते हैं, प्रॉस्परस, अबंडेंस, ये होता है। चंद्र मंगल योग, तो ये भी बहुत, जब चंद्र और मंगल साथ में बैठ जाए, ओके, तो चंद्र मंगल योग बनते हैं। महाभाग्यवान होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट होते हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि मून है वो माइंड है, इमोशन है। ओके, मून है वो क्या देता है, वेल्थ देता है, जबकि मार्स है वो क्या है, विटालिटी, एनर्जी, लाइफ फोर्स, एग्रेसिवनेस एंड हार्ड वर्क। वी ऑल नॉट नो दैट planet that aspect the moon causes our mind to be like that planet। ओके, इसलिए मून के साथ जो भी प्लेनेट बैठता है, सॉरी, मून के साथ जो भी प्लेनेट बैठता है, मून उसी तरह वो प्लेनेट की एनर्जी नेटिव के अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीनस है वो मून मून को देख ले या मून के साथ बैठ जाए, तो पर्सन है वो बहुत ही रोमांटिक होगा, लग्जरी पसंद आएगी। अगर सैटर्न एस्पेक्ट करता है तो पर्सन है वो कोल्ड बनेगा, बोल्ड बनेगा एंड हार्ड वर्किंग बनेगा एंड एंजॉय डिसिप्लिन, विच इज द रीजन वाई राहु एस्पेक्ट मून। जब राहु देखता है तो ग्रहण योग बनता है एंड इट कोज लॉट ऑफ ट्रबल इन द माइंड एंड लाइफ ऑफ द पर्सन। बट इन कॉन्ट्रास्ट हम ये देख रहे हैं, moon is influenced by Mars, that is vitality, energy and hard work. There is no doubt the person will be one of the most hardworking people in the world. Such people tend to be able to work for 11 to 15 hours a day and still make time for extra work that they can possibly do during the day. They have so much energy that they never lose passion at work. This is the reason why they are able to achieve a lot of success in their life.
ओके, तो ये मार्स और मून का जो योगा है वो सक्सेस का योगा है। तो दिस इज द वन ऑफ द most auspicious yoga in Vedic astrology. However, it also comes with some difficulty. Why? Because Mars is a cruel planet, and even though it gives amazing quality like courage, bravery, and hard work, it also makes the person have less emotional control, aggressive nature, angry बनाता है, and violent भी हो सकते हैं ऐसे लोग। It is seen that due to this reason, people with Chandra Mangal Yoga normally face difficulty with family members, stress, and other issues. ओके, मतलब कि ऐसे लोगों का अग्रेसिव नेचर और बहुत ही गुस्से वाले होते हैं और वायलेंट भी हो सकते हैं। ऐसे सब चीजों पे उनको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद है नीच भंग राजयोग। कभी ये नाम सुना था? नीच भंग राजयोग कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। यस सर, सुना है। मतलब नीच भंग मतलब क्या कि किसी भी जो कुछ प्लैनेट है वो उच्च के होते हैं और कुछ प्लैनेट है वो नीच के होते हैं। तो नीच भंग जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, तो कोई प्लैनेट है वो उसका जो वो नीच है वो कैंसल कैंसल हो जाता है, उसका डेबिलिशन। तो उसी को ही नीच भंग राजयोग कहते हैं। ओके, जब when the debilation of planet gets cancelled, so फिर प्लैनेट है वो डेबिलिशन जैसा रिजल्ट नहीं देता है। ओके, अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो इसमें भी कंडीशन है, देखो, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ ऐसा नहीं है कि चारों के चारों कंडीशन होनी चाहिए, चारों में से कोई भी एक होगी तो भी बनेगा। जब कोई नीच का प्लैनेट कोई उच्च के प्लैनेट के साथ बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग होगा। कैसे समझाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल, ये 1 नंबर की राशि में कौन सा प्लैनेट है वो नीच का होता है मालूम है? 1 नंबर की राशि में कौन सा प्लैनेट सैटर्न। है? सैटर्न। सैटर्न। और वहीं पे एक और दूसरा प्लैनेट भी उच्च का होता है। सन, जुपिटर। हाँ। ओके, तो मान लो कि सूर्य और शनि दोनों 1 नंबर की राशि में बैठ जाए तो शनि का जो डेबिलिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक। एज पर कंडीशन, अगर कोई नीच का प्लेनेट उच्च के प्लेनेट के साथ बैठ जाए तो उसका नीचता उसकी नीचता है वो भंग हो जाएगी। ठीक सर। ओके, तो ये एक मतलब ये होगा तो भी हो सकता है। यहाँ एग्जांपल दिया है, मर्क्यूरी है वो पाइसिस में विनस के साथ बैठा है। तो मर्क्यूरी पाइसिस में, देखो आप पाइसिस में है ना, पाइसिस में विनस है वो उच्च का होता है और मर्क्यूरी है वो नीच का होता है। जी सर। तो मर्क्यूरी की जो नीचता है वो कैंसल हो जाएगी वहां। ठीक। दूसरा क्या है कि जब इफ द लॉर्ड ऑफ हाउस इन विच प्लैनेट इज डेबिलेटेड इज प्लेस इन इट्स ऑन साइन, तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि मान लो कि मर्क्यूरी है वो पाइसिस में जुपिटर के साथ बैठ जाए, मतलब कि मान लो कि मतलब जो प्लैनेट जिस राशि में नीच हुआ है वो राशि का स्वामी भी वही राशि में बैठ जाए तो वो प्लैनेट की नीचता है वो कैंसिल हो जाएगी। सही सर। अगर हम यहाँ अगर देखें, यहाँ कौन सा प्लैनेट हमारा मर्क्यूरी है वो नीच का होता है, तो यहाँ मर्क्यूरी है वो जुपिटर के साथ बैठ जाए क्योंकि जुपिटर है वो इस घर का मालिक है। यस तो सर। मर्क्यूरी की नीचता है वो कैंसिल हो खत्म हो जाएगी जाएगी। क्योंकि वो वही राशि के स्वामी के साथ बैठ जाएगा। सर जी मगर सर। वो घर खराब हो जाता है ना, जहाँ पे उच्च का स्वामी नीच के साथ में बैठता है, तो वो हाँ, घर वो घर खराब हो जाता है ना, मतलब नहीं यहाँ इतना मतलब उस डेबिलिएशन डेबिलिएशन जो है वो इम्प्रूव होता है नीच का प्लेनेट का। मगर वो जो घर में जो बैठा है वो घर तो खराब हो जाता है ना, बिकॉज एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव प्लेनेट साथ में बैठेंगे तो। नहीं ऐसा नहीं कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। तो उल्टा ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ जो नीच का प्लेनेट है ना उसकी दशा यहाँ के उच्च प्लेनेट से भी कभी कभी ज्यादा अच्छी जाती है।
जैसे अभी सैटर्न के साथ में सन बैठेगा तो वो सैटर्न तो पॉजिटिव हो जाएगा, मगर वो घर वैसे ही इम्प्रूव होगा कि वो घर भी खराब हो जाए? नहीं, खराब तो नहीं होगा, पर उससे भी कभी कभी ऐसा होता है कि उससे भी नीच के प्लेनेट की दशा उससे भी अच्छी हो, मतलब उससे भी अच्छा हो जाता है उसका, ऐसा। और सन के ऊपर मतलब अच्छे वाले प्लेनेट के ऊपर खराब का इम्पैक्ट नहीं आएगा? खराब नहीं हो जाएगा फिर, बट जो मतलब उच्च से भी कभी कभी नीच वाला प्लेनेट है उससे भी अच्छा रिजल्ट दे देता है, ऐसा बोल। ओके, फिर जो राशि में जो प्लेनेट नीच का हुआ है, किसी राशि में कोई प्लेनेट है वो नीच का हुआ है, वो राशि का स्वामी अगर वो घर को देख ले तो फिर वो प्लेनेट का नीच है वो भंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है वो पाइसिस में नीच का हुआ है, लेकिन जुपिटर वर्गो में बैठकर यहाँ देखेगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट है। सेवंथ एस्पेक्ट हो जाएगी। हाँ, सेवंथ एस्पेक्ट होगी, 6 नंबर है, 6 नंबर की राशि है जी वो, जी। 12 नंबर के सामने आती है। ओके, तो भी नीच भंग हो जाएगा। उसके बाद है अगर कोई प्लेनेट है वो लग्न चार्ट में डेबिलेटेड है बट नवमांश चार्ट में उच्च का है, तो भी उसका नीच भंग हो जाएगा। हम आगे देखेंगे कि हमारी कुंडली में बहुत सारे चार्ट होते हैं, ये लग्न चार्ट है, नवमांश चार्ट है। ओके, इसमें सबसे जो दो इंपॉर्टेंट चार्ट जो सबसे ज्यादा है वो लग्न चार्ट और ये नवमांश चार्ट है। तो ऐसा कह रहे हैं कि मान लो कि कोई प्लेनेट है वो यहाँ उच्च का यहाँ नीच का हो, लेकिन यहाँ उच्च का हो जाए तो भी इसकी इसकी नीचता है वो भंग हो जाएगी। ओके, यहाँ हमारे पास कोई एग्जाम्पल है नहीं ऐसा, तो अगर वह बताते हैं। दोनों में डिफरेंस सर क्या है सर, लग्न चार्ट और सर नवमास चार्ट जैसे में? सर जैसे मार्स जो है वो इसमें कैंसर में डेबिलिटेटेड हो जाता है, और वो 9th हाउस में इसमें D9 में जाकर वो अपनी किसी और राशि में चला गया तो। ऐसा हो सकता है, मान लो कि यहाँ सूर्य है वो यहाँ 7 नंबर की राशि में है, लेकिन ये 9 मास में 1 नंबर की राशि में है। तो क्या हुआ, यहाँ हम्म। नीच का है लेकिन यहाँ उच्च का है। सही। तो फिर सूर्य है वो नीच नीच वाला रिजल्ट नहीं देगा फिर। ओके, उसकी नीचता है वो कैंसिल हो जाएगी। सर ये दोनों चार्ट्स में फर्क क्या है, लग्न चार्ट और नवमास चार्ट में, कि कौन सा चार्ट कभी यूज करते हैं इसको? ऐसा है कि लग्न चार्ट है ना, मतलब ये डिविजनल चार्ट कहते हैं उसको। जैसे ये इसे D1 चार्ट कहते हैं, D1 है। ओके, उसी तरह इसको D9 चार्ट कहते हैं। उसी तरह से बहुत चार्ट आते हैं, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। बट ये D1 और D9 सबसे इंपॉर्टेंट है। D10, D11, 12, 13, 14। ओके, इस तरह से D1 से D60 तक आते हैं। लेकिन उसमें भी जो D1 से D60 अगर हम टोटल 60 चार्ट हुए, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट कितने हैं देखते हैं, इसमें होंगे। हाँ यस सर। D1 D9 D3 D10। तो प्रेडिक्शंस के लिए कौन सा वाला यूज करते हैं? सब चार्ट्स की अपनी वैल्यू होती है। कौन सा किसके लिए यूज किया अकेला जाता है? अकेला D1 अभी इंपॉर्टेंट, अकेला D1। 19 17 19 चार्ट तो सब नहीं देख पाएंगे ना कोई भी। नहीं नहीं, D1 कौन से सा ही हो रिलेवेंस? जाएगा, D1 से ही हो जाएगा। D1 बोलेगा तो फर्स्ट फर्स्ट चार्ट। चार्ट जो आपने दिखाया। फर्स्ट चार्ट और बाकी चार्ट्स में उसकी कितनी पावर है वो देखकर फैसला होता है। सिंगल फर्स्ट चार्ट से किसी को गाइड नहीं किया जा सकता। मे बी वो फर्स्ट हाउस में डेबिलिटेटेड पड़ा है लेकिन अगले चार्ट्स में वो अच्छी वैल्यू में बैठा हो। तो वो जो फर्स्ट चार्ट जो है उसका बाकी के 10 चार्ट के साथ में उसका देखना पड़ेगा हर कॉम्बिनेशन। सूरत तभी तो कोई इतनी आराम से आपको प्रेडिक्शन या तुक्केबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि डिटेल से जब तक कोई चेक नहीं करेगा आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करेगा। देखो ये है, जी ये सर। लग्न चार्ट है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D4 के बाद फिर D7 आता है।
हाँ, और जैसे सर लिखा हुआ है D3 सिबलिंग्स के लिए, फिर D7 ये चिल्ड्रंस के डी लिए, नाइन है, स्पाउस डी के नाइन लिए, फिर स्पाउस के लिए, D10 है, D12 है, प्रोफेशन, डी पेरेंट्स। सिक्सटीन। देखो D12 के बाद D16 आ जाता है डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि 12 के बाद डायरेक्ट 16 वाला है वो होता है। ये D20 होगा, ये D24, रिलीजियस के बारे में, स्ट्रेंथ ये के बारे में, D30 है, एजुकेशन, ये D40 मिसफॉर्चून। है, सॉरी ये D36 होगा शायद। हाँ, ये D40 है, सॉरी ये D40 होगा, ये D45 है, और ये ये D60 है। तो उसका सस्यांश का कोरिलेशन कैसे D60। करते हैं सर? फर्स्ट चार्ट के लिए के साथ में कैसे कोरिलेट अरे करते ये हैं सब लोग चीजें ये मैंने सब कहा तो सही, इसके लिए हम बहुत ही अभी, बहुत आगे अभी का? बहुत कुछ देखना बाकी है। ये इट इज जब वेरी, तक फर्स्ट चार्ट नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं देख सकते। हम अभी तो हमें सिर्फ D1 देखना है ना अभी तो। सर ये सब चार्ट देखना भी सिखाओगे आप? नहीं, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसके लिए अलग कोर्स बनाया है आपने? हाँ, ओके, उसके लिए फिर हमारे ये 20 दिन का कोर्स है ना, उसके उसके लिए फिर हमें 40 दिन का कोर्स अलग से, मतलब वो उसके लिए अलग से डिजाइन किया है। वो कोर्स है, वो 40 दिन का होगा। उसका सर एक बार डिटेल सेंड कर देना, हाँ, मतलब पहले ये, फीस वगैरह। हाँ, पहले ये पूरा हो जाए फिर। और उसमें आपको फिर डायरेक्टली मतलब 21वें दिन से ज्वाइन करना पड़ेगा वो कोर्स, तो उसमें आप पहले 20 दिन आपको ज्वाइन नहीं करना है फिर। मतलब आप अगर चाहो कि रिपीट करना है आपको तो कर सकते हो। Okay? हाँ नहीं, मैंने आपका एस्ट्रोलॉजी वाला, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स किया है ना, हम्म। इसके लिए ओके। ये मेरा रिपीट ही हो रहा है सर। हाँ। ओके। तो इस तरह से इतने सारे होते हैं। अभी देख लेते हैं कि ये जो D1 डी, उस बाकी के जो चार्ट होते हैं ना, वो मान लो कि D1 है ना, वो आपका बॉडी है। ओके, पर मान लो कि यहाँ से अगर आप कोई कुछ चीज अगर आपकी पकड़ में नहीं आती है, तो फिर उसके जो एक्स आप कहते हैं ना कि अगर आप आपके कान में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आपके नॉर्मल डॉक्टर से पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो कान के एक्सपर्ट के पास भेजेगा आपको। ओके, उसी तरह कोई प्रेडिक्शन है वो 5वें घर से रिलेटेड जो है वो आ नहीं रही है, तो इसका एक D7 होता है, इसको मतलब इसको डिटेल में देखने के लिए तो फिर हम D7 में जाएंगे। ओके, उस तरह से। उसी तरह अगर चौथे घर का है वो मतलब उसको भी अगर हम और डिटेल में जाना है तो D16 में जाना पड़ेगा। उसी तरह 10वें घर का D10 होता है। आई बात समझ में? तो हाँ, यस सर। ओके, उस तरह से होता है। बट अगर मोटा मोटी तो आपको D1 से ही पकड़ में आ जाता है, मोटा मोटी जो चीज है वो। ओके। कि मेन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है बस। हाँ। ओके, तो इसमें क्या होता है, नीच भंग में पहले स्ट्रगल आती है। ओके, क्योंकि जो प्लेनेट नीच है, वो नीच वाला जो स्ट्रगल है वो तो स्ट्रगल आएगी नीच वाली की। बट उसके बाद फिर रीच प्रॉस्परस एंड किंगली लाइफ जिएगा वो। जैसे कि आपको मालूम नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर, आप हम ऐसा मान रहे हैं कि उनको तो रेडीमेड उनको सक्सेस मिल गई है। बट ऐसा नहीं है। जब तक उन्होंने, हमें तो ऐसा लगता है कि 16 साल में ही उन्होंने डेब्यू कर लिया था तो बहुत आसानी से सक्सेस मिल गई। लेकिन 16 साल पहले उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की थी हमें क्या मालूम है। ओके, बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत मेहनत की थी। ओके, तब जाके उनको वहां, क्योंकि उनका भी यही नीच भंग है उनका, नीच भंग राजयोग है उनके उनकी कुंडली में। उसके बाद है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है। ओके, विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी सक्सेसफुल होते हैं। ओके, विपरीत मतलब बहुत
स्ट्रगलफुल वाली कंडीशन में भी सक्सेसफुल बनते हैं। तो क्या होता है कि अगर छठे घर का स्वामी 8वें या 12वें घर में चला जाए, या फिर 8वें घर का स्वामी छठे या 12वें में चला जाए, या फिर 12वें घर का स्वामी छठे या 8वें में चला जाए, मतलब कि इसमें से कोई भी एक घर का स्वामी एक दूसरे किसी और घर में चला जाए, ओके, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। क्यों? क्योंकि छठा, 8वां और 12वां घर है वो स्ट्रगल के हाउस है। आई बात समझ? मतलब कि स्ट्रगल के हाउस के स्वामी, एक स्ट्रगल के हाउस का स्वामी दूसरे स्ट्रगल के हाउस में चला जाए, तो ये फिर ये योगा बनता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि छठे घर का स्वामी है वो 8वें घर में चला गया, बट 8वें घर में और कोई प्लैनेट भी हो, एक पहले घर का स्वामी या दूसरे घर का स्वामी हो, ओके, तो फिर ये योगा कैंसल हो जाएगा। ओके, कोई दूसरे घर का प्लैनेट उसके साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कलानिधि योग। अगर गुरु है वो दूसरे घर में अपनी ही राशि में बैठ जाए, दूसरे राशि में दूसरे घर में, मतलब पहले तो दूसरे घर में होना चाहिए और अपनी ही राशि में होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल बनेगा? या तो 8 नंबर की राशि हो, पहले घर में 8 नंबर की राशि हो, तो 9वें नंबर की राशि है वो दूसरे घर में आएगी, या फिर 11 नंबर की राशि हो वो पहले घर में होनी चाहिए। आए बात समझ में? तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। और ऊपर से उन पे मर्क्यूरी और विनस की अगर दृष्टि पड़ जाए, तब ये योगा बनेगा, कलानिधि योगा है अपन। ओके, ऐसे लोग है ना वो, क्या आर्ट एंटरटेनमेंट और कल्चर के फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल बनते हैं, इन शॉर्ट के एक अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं। महाभाग्य योग मतलब बहुत ही अच्छा फॉर्चून कब बनता है? अगर मेल का जन्म दिन में होना चाहिए, मेल का जन्म दिन में होना चाहिए, और पहले घर का स्वामी, सॉरी, पहले घर में जो राशि है वो 2 मिनट, हाँ, सर ओके, आई थिंक लिखा हुआ असेंडेंट सन और मून जो है वो ऑड साइन में होने चाहिए। हाँ, ऑड साइन की तो है। नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि लगना भी, यानी असेंडेंट भी ऑड हो, सन भी और मून भी। यस 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 यस, ये मैं यही सोच रहा था कि लगने से या लगना है। ओके, लगना मतलब कि आप पहला घर, मतलब कि पहला घर है वो ऑड साइन होना चाहिए, मतलब कि पहले घर में एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस या एक्वेरियस होनी चाहिए, और ऊपर से सन एंड मून है वो भी ऑड साइन में ही होने चाहिए, मतलब इसी में ही किसी एक राशि में होना चाहिए, तभी ये योग बनेगा। और फीमेल के केस में पहला घर है वो, लग्न मतलब पहला घर है वो टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन या पाइसिस होना चाहिए, और सन और मून है वो भी इसी में से किसी एक राशि में होना चाहिए, तभी फीमेल के केस में ये योग बनेगा। ओके, असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस। ऐसे लोग इंटेलिजेंट, इन्फ्लुएंशियल, अफ्लुएंट एंड रिच होते हैं। उसके बाद है सब शुभ कर्तरी योग।
तो द लग्न इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हाउस, पहला घर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इट शुड बी वेरी पावरफुल। तो पहले लग्न के आसपास, लग्न के आसपास अगर दोनों तरफ ऑस्पिशियस प्लैनेट हो तो शुभ कर्तरी योग बनता है। मतलब कि ये पहला घर है तो यहाँ भी शुभ प्लैनेट होना चाहिए और यहाँ भी शुभ प्लैनेट होना चाहिए, तो शुभ कर्तरी योग बनेगा। शुभ कर्तरी योग जिसका भी हो वो लोग हेल्दी होते हैं, रोबस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कमांडिंग, रिच एंड प्रॉस्परस होते हैं। उसके बाद है यमला योग। कब बनता है? एनी ऑस्पिशियस प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, मर्क्यूरी या विनस 10वें घर में बैठ जाए लग्न से या मून से, ओके, तो ये सच ए, तो फिर अम्ल योग बन जाएगा। सच ए पर्सन इज लकी टू गेट मनी, वेल्थ एंड फेम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ओ, ओके। उसके बाद है यहाँ इस केस में तो फिर देखो जुपिटर, मर्क्यूरी, विनस, हाँ पर तो एक साथ दो दो योग कब बन सकते हैं कि मान लो कि अम्ला योग भी और विनस मान लो कि अपने ही राशि में हो 10वें घर में, तो कौन सा योग बनेगा? हमने आगे देखा था ना, पंच महापुरुष में जो विनस का योग बनता था वो कौन सा था? सर वो अपने ही राशि में हो और 1 4 7 10 में हो। हाँ, मालवीय योग बनेगा विनस का। हम्म, जुपिटर हो तो हंस योग बनेगा, है ना? तो मतलब कि एक साथ दो दो योग बन सकते हैं अच्छे, अगर यहाँ विनस मान लो कि 10वें घर में अपनी ही राशि में हो, या फिर मर्क्यूरी 10वें घर में अपनी ही राशि में हो, या फिर जुपिटर 10वें घर में अपनी ही राशि में हो, तो हो सकता है। तो अम्ल योग भी बनेगा और जुपिटर से हंस योग भी बनेगा। मर्क्यूरी से शायद नहीं, रोचक तो मंगल से बन रहा था, भद्र योग बन रहा है मर्क्यूरी से। ओके, मर्क्यूरी से भद्र योग बनेगा, विनस से मालवीय बनेगा। उसके बाद है कोटिपति योग। तो कोटिपति योग कब बनेगा? जब पहले घर में मूवेबल राशि हो। मूवेबल राशि हमारी कौन कौन सी थी? एरीज, कैंसर, लिब्रा और 1 4 कैप्रिकॉर्न। 7 10 1 4 और 7 10। वेनस, सैटर्न और जुपिटर केंद्र में बैठ जाए, ये तीनों के तीनों प्लेनेट होने चाहिए, तो ऐसे लोग करोड़पति होते हैं। उसके बाद है शुक्र योग। मतलब कि शुक्र, जनरली कोई भी प्लेनेट है वो 12वें घर में बुरे माने जाते हैं, लेकिन विनस है वो 12वें घर में अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि 12वां घर है वो शांति का भी है और भोग विलास का भी है। ओके, जी सर। तो इसका मतलब कि 12वां घर है भोग विलास और शांति दोनों का क्यों है? कुछ लोग है ना, कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना कि भोग विलास ही सही शांति है। ओके, रियल शांति है वो भोग विलास ही है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना, इसीलिए वही चीज 12वें घर में आती है, दोनों। बट एक्चुअली में रियल शांति क्या है? मतलब कि 12वां घर आपके लिए, 12वां घर बुरा घर होने के बावजूद भी अच्छा बन सकता है जब आप रियल शांति के पीछे भागोगे। पर अगर भोग विलास कोई सही शांति, मतलब रियल हैप्पीनेस या वो मानोगे, तो 12वां घर आपके लिए बुरा माना जाएगा। पर यहाँ शुक्र है, वो शुक्र, यहाँ शुक्र है वो भोग विलास का प्लेनेट है, तो एटलीस्ट भोग विलास देगा यहाँ 12वें घर में आके। ओके, पर्सन गेट ऑल टाइप ऑफ प्लेजर एंड कंफर्ट इन लाइफ, बट वो ज्यादा भोग भोग विलासी ना हो जाए, वो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है गुरु प्लस मंगल योग। कब बनेगा? अब अगर दूसरे घर का स्वामी जुपिटर हो और जुपिटर है वो मंगल के साथ हो, तो फिर
गुरु और मंगल का योग बनेगा। तो इस केस में नेटिव है वो बहुत ही रिच और प्रॉस्परस बनेगा। कहल योग, चलो ये देख लेते हैं, एक ही बचा है। तो कहल योग कब बनेगा? व्हेन द लॉर्ड ऑफ फोर्थ एंड नाइन्थ हाउस प्लेस इन केंद्र हाउस। चौथा और नौवे घर के स्वामी केंद्र में बैठ जाए और पहले घर का स्वामी पावरफुल हो किसी भी तरह से, तो कहल योग बनेगा। तो ऐसे लोग बहुत ही रिच, प्रॉस्परस, फेमस, ग्लोरियस एंड किंगली पर्सन होते हैं। अब देखते हैं, ये देख लेते हैं कि कैसे आप असेस करोगे कि कुंडली है वो वीक है या स्ट्रांग है। ओके, तो पहले घर का किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं बनना चाहिए राहु या शनि के साथ। राहु वैसे तो केतु और मंगल के साथ भी नहीं होना चाहिए। ओके, राहु केतु, मार्स, ओके, राहु केतु मार्स या सैटर्न, उसके साथ कनेक्शन नहीं बनना चाहिए पहले घर का किसी भी तरह से। उसी तरह मून है वो भी राहु और सैटर्न और केतु के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मंगल के साथ चलेगा। पहले घर का स्वामी पहले घर का स्वामी का कनेक्शन 6 8 12 के घर के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से पहले घर का कनेक्शन 6 8 12 से नहीं बनना चाहिए। बताऊंगा आगे के कैसे बन सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कुंडली में अगर मैं बताऊं कि अगर ये कुंडली में हमें देखना है कि कुंडली स्ट्रांग है या नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट को अगर हम देखते हैं, ओके, देखते हैं कि पहला घर है वो राहु केतु या मंगल सैटर्न से जुड़ा हुआ तो नहीं है किसी भी तरह से। तो यहाँ से देखो राहु है, राहु की यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ रही है पहले घर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ रही है। दूसरा, ये पहले घर का स्वामी मंगल है वो भी राहु के साथ बैठ गया और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो मतलब कि पहली कंडीशन मैच नहीं हो रही है। फिर मून का देखते हैं। यस सर, मून की भी एस्पेक्ट पड़ रही है सैटर्न राहु पे। ओके, मून भी केतु के साथ बैठ गया और राहु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। जी तो सर। मतलब कि दूसरा पॉइंट भी बिगड़ गया है यहाँ। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट कि पहले घर का 6 8 12 से कनेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो अब देखते हैं कि पहले घर का स्वामी हमारा कहाँ बैठा है। पहले घर का स्वामी 5वें घर में बैठा है, मतलब कि यहाँ कनेक्शन छह नहीं आठ बन बारह रहा है। से कनेक्शन नहीं है। पहले घर का 6 8 12 से कनेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, पर देखते हैं कि हाँ, पर एक तरह से बन गया कि छठे घर के स्वामी के साथ बैठ गया। छठे घर का स्वामी सूर्य है, देखो। हाँ जी। ओके, तो छठे घर का स्वामी मार्स है। हाँ सॉरी, मार्स है तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो पहले घर का जी भी है सर, और छठे घर का भी है। छठे का भी है जी सर। तो नहीं माना जाएगा। पर 8वें घर का स्वामी मर्क्यूरी तो नहीं बैठा है, चलो। हाँ जी। 12वें घर का स्वामी वीनस वीनस नहीं बैठा। वीनस भी नहीं बैठा है। ओके, तो मतलब कि पहले घर का 6 8 12 से कनेक्शन नहीं हो रहा है। सर अगर 6 8 12 के लॉर्ड बैठ जाए फर्स्ट हाउस में तब भी ये कनेक्शन बनेगा? हाँ, बनेगा। ठीक। तो सबसे सबसे बुरा चीज है ना ये है कि पहले घर का स्वामी वैसे तो छठे घर में होगा ना तो चलेगा। ओके, बहुत इतना कुछ बुरा नहीं है। बट आठवां और 12वें घर में तो बहुत ही प्रॉब्लम देगा। ओके, क्योंकि 8वां घर है वो तो मतलब कि ऐसी मुसीबत है कि जिसमें से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। सर दलदल में फंस गए। हाँ, दलदल है। 12वां घर है वो आपको फिजिकली वीक बनाता है, लॉस। ओके, लॉस करवाता है। तो मतलब सबसे बुरा प्लान है ना, 8वां घर है। 12वां घर भी ओके, सबसे, तो छठा घर सबसे मतलब सबसे कम प्रॉब्लम देता है, उससे कम 12वां घर, और 8वां घर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। और हमारा
हम लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं जो भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये फील्ड में इसका जो होता है ना कनेक्शन उसका 8th हाउस से है। 8th हाउस से कनेक्शन बनता ही है। इसीलिए जो ये फील्ड में सीखते होते हैं ना, जो सीखते होते हैं ना या होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। देखना, एस्ट्रोलॉजर और वो सब लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत यस सर। प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करूँ तो मेरे पहले घर का स्वामी 8वें घर में है। हम्म। ओके। पूरा माइंड, पूरी तवज्जो आपकी जो है ना ऑकल्ट की तरफ है, हाँ, मतलब ये नए से नए जानने की तरफ। हाँ, मतलब पहले घर का स्वामी 8वें जो घर में आ गया ना, वो पहले घर का स्वामी जहाँ बैठे ना, वो रिलेटेड चीज में ही उसकी लाइफ जाएगी पूरी। मतलब मेरी लाइफ एस्ट्रो ये सब अकल में, अकल को समझने में ही चली जाएगी। जी सर। अकल इंटरेस्ट तो वहीं पर है सारा, है हिडन नॉलेज की तरफ। हाँ, अकल्ट है और अगर अगर 8th का लॉर्ड फर्स्ट में चला जाए, तो भी ऐसा ही होगा। सेम होगा ना। हाँ, मैं ये भूल और गया, अगर कल मैं बताऊंगा। ओके, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब कि पहले घर का स्वामी उस तरह से 8वें घर में हो और 8वें घर का स्वामी पहले घर में हो तो थोड़ा डिफरेंस होता है। सेम हर चीज में, पहले घर का स्वामी दूसरे घर में और दूसरे घर का स्वामी पहले घर में। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है सर। हाँ, मैं कहूंगा यहाँ पहले घर का स्वामी 8वें घर में है तो बंदा है वो एस्ट्रोलॉजी में खो जाएगा। लेकिन 8वां घर का स्वामी अगर पहले घर में है तो ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। ओके, वो आदमी खुद कोशिश नहीं कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी इस पे सवार हो रही है। हाँ, यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ देखो 8वां घर मतलब एस्ट्रोलॉजी, ये अकल की जो चीज है ना, वो इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ इसने हम्म। खुद ने इसको पकड़ा है। ओके, तो खुद ये आ गया वहां पे चल के। ओके यहाँ है। जी सर, ठीक इसी है। तरह यहाँ है, पहले घर का स्वामी अगर दूसरे घर में है तो वो पैसों के पीछे बहुत भागेगा, लेकिन दूसरे घर का स्वामी अगर पहले घर में है तो वो नहीं भागेगा, लेकिन पैसा उसके पास आएगा। हम्म। आज सर बस। जैसे अगर 8th का लॉर्ड जो है इस चार्ट में, वो 4th हाउस में बैठा है। हाँ, तो 8 का यहाँ देखो तो मतलब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ से मिलेगी? घर से। और पर्सनल लाइफ से प्रॉब्लम मिलेगी लाइफ में बहुत। मतलब कहते हैं ना, बहुत डीप वाला पेन कहते हैं ना, 8वां घर जी सर। मृत्यु तुल्य कष्ट भी कहते हैं उसको। जी सर। तो पर्सनल लाइफ में वो मिलेगा, मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। सही। ओके। ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, कुछ थैंक यू सो मच सर। तो ये योग इतना ही है कि और भी है? क्या? ये योग जो आपने बताया ना, ये इतना ही है नहीं, या अभी और भी गुड योग है? गुड गुड योगा पूरे हो गए, कल से हम बैड योगा लेंगे अब। अच्छा, तो उसमें सर ये अपन ने पराशरी राजयोग नहीं बताया ना? पराशरी राजयोग या नहीं, उभयचारी योग, मतलब कि वो घन सारे, योग? मतलब ये जो सारे मेन मेन थे वही हमने किए, शायद वो भी मेन हो सकता है। लेकिन सभी योगा अगर हम कवर करने जाएंगे तो उसमें ही 50 क्लास उसमें ही हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे योगा है। हाँ जी, बहुत सारे योग हैं, 25-26 आई थिंक योगा हैं, इससे भी ज्यादा। ओके। 25-26 अच्छे योग है मतलब? हाँ, अच्छे नहीं, मतलब योगास काफी सारे हैं। जो ये वो। मेन योगा है हमारे, हाँ। नहीं नहीं, मेन अभी सर योगा ने है बताया ना कि अच्छे योग बता दिए करके, तो इसके लिए मैंने पूछा कि ये नहीं, जैसे अच्छे पराशरी सर ने, राजयोग है, बुद्ध अच्छे आदित्य सर ने योग है। चुन के वो, मैं बताती हूँ, सर ने अच्छे चुन के वो बताए हैं जो फेमस हैं बाय नेम। ओके। बट अगर आप जो और कुछ योगा है, अगर आप मतलब उसका नाम जानते हो तो आप ग्रुप में डालना। ओके, कल हम डिस्कस करेंगे। हाँ अगर आप चाहते हो कि ये भी हम डिस्कस करें तो कल करेंगे। हाँ जी, क्योंकि ये बुद्ध आदित्य योग है, पराशरी राजयोग है, उभयचारी राजयोग है, धन नहीं, योग है। इस तरह से याद नहीं रहेगा, पर मुझे पर्सनली या ग्रुप में आप मैसेज करना। ठीक है सर, ओके। ओके। ओके, तो लास्ट क्लास की तरह आज डिस्कस करने का टाइम नहीं है।
ओके, थैंक यू। मतलब कि उस तरह से इधर उधर 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 की बातें डिस्कस करने का टाइम नहीं, लेकिन आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि वो दिन पे तो शायद। चलिए, फर्स्ट हाउस का मैंने जैसे आपको पूछा है कि मेरा फर्स्ट हाउस में कोई अगर नहीं स्वामी नहीं 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 है तो नहीं, वो क्या? उस तरह से देखो, आप अपनी कुंडली के बारे में मत पूछो, अभी हमने जो क्लास अटेंड नहीं, किया मैं ना। जनरली पूछ रहा हूँ मैं आपको, अगर कुंडली में नहीं है किसी की भी फर्स्ट हाउस में कोई स्वामी नहीं, तो उसका आंसर क्या है, क्या दिखना चाहिए? देखो, कोई भी घर में अगर वो, पहले तो हम एक नॉर्मल है कि पहले घर में अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट, कोई भी घर खाली है ना, उसका मतलब ये है कि वो घर से रिलेटेड वो पर्सन का बहुत, वो न्यूट्रल है, वो मतलब उस पर उसका बहुत फोकस नहीं है। ओके, पर इसी तो फिर तरह उसका सेल्फ का हाउस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके सेल्फ से का हाउस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो फर्स्ट होता है वो सेल्फ का होता है उसमें। तो उसका अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा है, तो फिर उसको कौन सा प्लैनेट देखना चाहिए उसको? उसके पहले घर तो का स्वामी हाउस तो लॉर्ड नहीं, होता है। पहले घर का स्वामी तो कहीं ना कहीं पे बैठा होगा, उसको दिखना है ना। पर हम्म, आप जो बोल रहे हो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। पहले घर में अगर कोई हम्म, प्लैनेट नहीं है तो वो जनरली ऐसा होता है कि उसको अपने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, हम्म, जो मान लो कि जो भी घर में ज्यादा प्लैनेट है वो घर से रिलेटेड उस चीज में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके। तो जहाँ पे ज्यादा प्लैनेट्स है वो घर, उसका फोकस है मतलब ज्यादा। हाँ, ओके। मैंने एक, पर अगर किसी की कुंडली में मान लो पहले घर में ही एक कुंडली ऐसी थी कि उसमें पहले घर में 5-6 प्लैनेट थे, तो वो हम्म, पर्सन कैसा था मालूम था? मालूम है? बताइए आप। नार्सिसिस्ट था, नार्सिसिस्ट। अभी नार्सिसिस्ट मतलब ओके। मालूम किसी को क्या होता है नार्सिसिस्ट? हाँ, नार्सिसिस्ट लाइक एडोल्फ हिटलर वाज अ नार्सिसिस्ट। हाँ, तो आप डिस्क्राइब क्रूएल कर लीडर्स, सकते हो इनसेंसिटिव। नार्सिसिज्म, मतलब वो, मतलब उनका नेचर कैसा होता है? वो तो आपने बोल दिया कि हिटलर था, बट हाँ, so they don't think about anybody else. They do whatever they want. They are like dictators, and they may have a very strong point of views. They may not listen to others. Uh, they do whatever they want, and they may have emotional imbalances. These are the characteristic of a narcissist. नहीं, नार्सिसिस्ट मतलब जिसके जिसके पास बहुत ज्यादा अभिमान हो वो नार्सिसिस्ट, उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। यहाँ पहले घर में इतने सारे प्लैनेट आ गए, मतलब कि आई एम समथिंग हो गया फिर उसका, कि मैं ही हूँ। ओके। सर जैसे Okay. उसमें सन आ गया, वीनस हाँ आ Does not गया, listen to केतु आ anybody else. गया, मतलब वो जुपिटर सब आ कुछ गया। अपने हाँ। अपने मन का करता है, मतलब सब कुछ वो does not listen to anybody else. ओके, That is what I said कि वो सब कुछ अपने मन से ही करेगा, जो भी करना है वो किसी का सुनेगा नहीं वो। नार्सिस वो मतलब इतना फिर दूसरा चीज ये कि उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया है ना वो मेरी सेवा करने के लिए बनी है, हम्म, मतलब उतना ज्यादा अभिमान होता है। हम्म, मैं किसी से भी कुछ भी करवा सकता हूँ, हम्म, मेरे लिए सब कुछ करेंगे सब लोग, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। ओके। हम्म, सर तो ऐसा गलत है ना? हाँ, तो नार्सिसिस्ट मतलब सबसे अगर कोई बुरी कोई क्वालिटी हो तो वो नार्सिसिज्म है। यूरोप यूरोप और अमेरिका में कहते हैं ना इसकी, ये एक महामारी की तरह फैल गया है अभी हमारे, अभी धीरे धीरे से वो एशिया में भी आ रहा है। एशिया के भी कंट्री में लोगों के अंदर ये नार्सिसिज्म है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर इतना अभिमान है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी महामारी है। ओके। अपने यहाँ पे भी तो था, इंदिरा गांधी था लीडर में, नार्सिसिस्ट थी वो। हाँ। ओके, तो ये होते हैं नार्सिसिज्म। ओके, चलो। तो तो आज के क्लास को यही अब क्लोज करेंगे, बहुत मुझे भूख लगी है। आज
खाना खा लेते हैं, चलो हाँ, ओके। आई होप कि आप सब लोगों का भी डिनर बाकी होगा, yes, शायद thank you. आप लोगों का टाइम अलग होगा, पर मेरे को तो 8 o'clock के आसपास ही मैं खा लेता हूँ। यस सर, आपका सैटर्न रूलिंग है ना, ये लोग पंचुअल होते हैं, ये हाँ खाने का टाइम लेट नहीं कर सकते, इन्हें हाँ जो टाइम है उस पे चाहिए होता है। हाँ ओके Thank you very much. ओके ओके, सर, चलो थैंक तो यू। फिर या गुड नाइट सर। गुड नाइट।